हेलो। सो न्यूटन 2.2 राइट। न्यूटन की तरह हम भी चलते हैं ग्रेविटेशन का पता लगाने। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशन। आप देख रहे हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अना शर्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, what is gravitational force? The force with which two objects attract each other is known as the gravitational force. It is always attractive in nature. मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, वो जिस फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मतलब अपनी तरह खींचने वाली होती है। नाउ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं और न्यूटन ने दिया था। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So अब हम इस लॉ के हिसाब से देखें तो जैसे कि हमने जो दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनका हम मास ले लेते हैं m1 m2 रिस्पेक्टिवली। यस, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। उसके बाद जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका डिस्टेंस ले लेते हैं हम r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया r। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये जो दो इक्वेशन है इनको हम कंबाइन करें तो क्या आएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हमारे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसे अगर हम हटा के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G को लगाते हैं तो बनता है F इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ये जो G है, कैपिटल G यानी कि हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा था कि न्यूटन 2.2 के ऊपर फ्रूट गिरा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पर अगर हम एक और एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, कि जैसे कि हम सीढ़ियों से जंप मारते हैं ना, हमारा चैलेंज होता है कि कौन सबसे ऊपर से जंप मारेगा। तो दूसरी तीसरी से मारना है, उससे ज़्यादा नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम जंप करते हैं तो हम वापस नीचे क्यों आते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। ना हम जो ग्रेविटी होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इनको इंटरचेंज कर देते हैं, बट ये अलग अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग बात है और ग्रेविटी जो है उसे हम अभी पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ओनली एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जिसके लिए हम फॉर्मूला देखें तो F इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है वो समझते हैं। तो व्हाट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? The body which falls towards the earth from a certain height under the gravitational force with no other force acting on it is known as a freely falling body. यानी कि एक हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, वो अर्थ के टुवार्ड्स अर्थ की तरफ गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि ग्रेविटी की वजह से। उसे हम बोलते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नाउ व्हाट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Acceleration due to gravity is the acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force exerted by the earth. Now ये जो acceleration due to gravity है इसकी हम वैल्यू ढूंढें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले वाले जो हमने फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको लेना पड़ेगा। नाउ जैसे कि हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये क्यों है? क्योंकि मास इंटू एक्सलरेशन जो होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है और ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक एक्सलरेशन ही है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू mg, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हम ये जो हमारी सेकेंड फार्मूला है इसको हम फर्स्ट फार्मूला में पुट करें तो एक सेट क्या आ जाएगा? m इंटू जी, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इज इक्वल्स टू g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जब हमने कर लिया तो m से हमारा m कैंसिल हो गया दूसरी साइड। नाउ हमारा क्या बचता है, g इज इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसके तरफ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं अर्थ की, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है वो हुआ r और उसका स्क्वायर कर दिया हमने। नाउ इसके बाद जब हमारी वैल्यूज़ डालेंगे हम, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू और जो हमारा डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू डालेंगे। उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, यानी कि स्मॉल g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, हम अगर इसके बारे में कुछ जाने तो इसके बारे में फैक्ट्स जो हैं वो आगे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारी, इसकी जो वैल्यू होती है वो अर्थ के हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होती है, सेम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की शेप क्या होती है, जियोइड, है ना। तो जो अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट का पोल्स पे अगर वो हो तो वो मिनिमम होगा, सबसे कम। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी पोल्स पे वो होगी मैक्सिमम। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी मिनिमम। अब एक और फैक्ट, जो हमारा अर्थ है उसके सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है 0। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगा 0 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो ये थी अबाउट हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन टू टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे को गिर रही होगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे। और जब हमारी एक बॉडी नीचे से ऊपर को फेंकी जाएगी तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे। यानी कि अगर ऊपर से एक बॉडी गिर रही है तो g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम नीचे से एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय अ बॉडी। और ये जो होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है बिकॉज इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी 0 नहीं होता है, वो हमेशा एक वैल्यू रखता है। नाउ हम वेट के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। और वेट जो होता है वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट नहीं है तो वेट भी कांस्टेंट नहीं होता है। वेट एक फोर्स है और जिसका फॉर्मूला हम लेते हैं वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और वेट जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। एज वेट एक फोर्स है तो वेट का यूनिट हुआ न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और वेट होती है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फॉर्मूला निकला, अगर हम उससे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा। अगर हम मून का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा के, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के 1/6 है, ऑलमोस्ट 1/6 है। इसका मतलब जो हमारा वेट होगा मून पे वो 1/6 वेट होगा जो कि हमारा अर्थ पे होगा। यानी कि अगर आपका इस अर्थ पे वेट है 600 न्यूटन तो मून पे उसका 1/6 होगा। केपलर जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉ स्टेट किए अबाउट प्लैनेटरी मोशन, जिसे कि हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं।
इसे अगर हम समझे तो फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि जो हर एक प्लैनेट है वो अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसे हम डेफिनेशन में बोलें तो द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नाउ हम सेकेंड प्लैनेटरी मोशन के बारे में जाने तो नाउ जो कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है केपलर के द्वारा दिया गया, वो है each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal distance in equal intervals of time। यानी कि जो प्लैनेट है उसकी मूवमेंट अराउंड द सन अगर हम एरिया निकालें एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो वो एरिया हमेशा इक्वल आएगा। सो दिस वाज अबाउट ग्रेविटेशन। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। दिस इज योर एडमिन नैना शर्मा साइनिंग आउट।